एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा गवाल क्लासेस। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू किए थे और पहले की वीडियोस में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की वीडियो में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर अ सिस्टम विथ 2 लेवल कैशे। 2 लेवल कैशे हमें दे रखा है। एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 1, लेवल 2 कैशे एंड मेन मेमोरी, मतलब लेवल 1 का ये है, लेवल 2 का ये है और मेन मेमोरी का 100 है। द हिट रेट्स ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 हमें दे रखे हैं। व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम इग्नोरिंग द सर्च टाइम विद इन कैशे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। और हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, लेवल 2 कैश का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवल 2 हमें दे रखा है 2 लेवल कैश है। तो पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, उसके बाद वैल्यूज देखेंगे क्या क्या है, उसके बाद उस वैल्यूज को पुट करके फाइनल आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इसका फॉर्मूला बनता है वो हमारा फॉर्मूला होता है H1T1 प्लस H1T1 प्लस 1 माइनस H1। ठीक है, यहाँ पे हिट हुआ तो टाइम लेंगे पहला वाला, पहले कैश का टाइम। हिट हुआ तो पहले कैश का टाइम। हिट नहीं हुआ यानी कि 1 माइनस H1। अगर हिट नहीं हुआ तो 1 माइनस H1 और H2 के साथ T2 लेते हैं। फिर प्लस, अगर यहाँ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें पास 3 लेवल हैं, तो पहले लेवल पे हमने सर्च किया, नहीं मिला, दूसरे लेवल पे गए, नहीं मिला तो हम गए तीसरे लेवल पे और इसके साथ हम गए मेन मेमोरी के साथ। और ये है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा बनता है पूरा का पूरा फॉर्मूला। हिट हुआ फर्स्ट लेवल, ये है लेवल 1, पहली लेवल पे या तो हिट हुआ, नहीं हुआ तो मिस होगा, तो उसके बाद 1 माइनस H1। फिर थर्ड लेवल पे हम मतलब उसके बाद हम आगे बढ़े, हमारा जो सेकंड लेवल है उस पे हम आगे बढ़े और यहाँ नहीं मिला तो हम गए मेन मेमोरी पे, जो हमारा रहेगा सेकंड लेवल। तो ये तो हमारा बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हमें मिल गया। अब हमें वैल्यूज क्या चाहिए। हमने देखा यहाँ पे H1 की वैल्यू चाहिए, T1 की वैल्यू चाहिए, H2 की वैल्यू चाहिए, T2 की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, Tm की वैल्यू चाहिए। अगर हमें ये सारी वैल्यूज पता हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हैं। तो वैल्यू चेक करते हैं। हमें दिया था एक्सेस टाइम लेवल है, देखो एक्सेस टाइम यानी कि T1 है 0.5, T2 है 5 और Tm है 100। Tm यानी कि मेन मेमोरी का टाइम दे रखा है 100। तो 0.5 हो गया T1, 0.5 हो गया T1, 5 हो गया T2 और मेन मेमोरी का टाइम हो गया 100। उसके बाद हमें चाहिए H1 एंड H2। H1 एंड H2 हमें दे रखे हैं 0.7, 0.8 हिट रेट्स। तो 0.7, 0.8 इतना हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सीधा सीधा किसमें पुटअप कर दो, फॉर्मूले में पुटअप कर दो। देखो H1 T1, H1 की वैल्यू 0.7 इंटू T1 की वैल्यू 0.5, T1 H1 प्लस 1 माइनस H1, तो 1 माइनस H1 था 0.5 0.7, तो 1 माइनस H1 कितना हो जाएगा 0.3। क्लियर। अब H2 T2, H2 0.8, T2 5, फिर प्लस 1 माइनस H2, H2 की वैल्यू थी 0.8, 1 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.2 इंटू Tm, Tm की वैल्यू 100। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे वैल्यूज पुटअप कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.5, आंसर क्या आया 0.35 प्लस 0.3 एज इट इज रहा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया 4.08 5 40 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया 100 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 20। क्लियर। आगे 0.35 प्लस 0.3 इंटू इन दोनों को एडअप करेंगे तो क्या आ गया 24।
तो हमें क्या मिला 0.35 0.35 प्लस ये क्या था 0.3 इंटू 24 0.3 इंटू 24 तो 0.35 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया 7.2 एड अप किया तो आंसर क्या आ गया 7.55 NS। अब देखो किसी के साथ मैच हो रहा है क्या ए तो नहीं है बी के साथ मैच हो रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या किया जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हमने चेक किया है कि हमें क्या दे रखा है क्या 1 लेवल है 2 लेवल है 3 है 4 है बट हमें यहाँ क्या दिया था 2 लेवल कैश है। जब हमने यहाँ पे देखा 2 लेवल कैश है तो हमने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया क्या था पहला हिट और पहला टाइम कैशे का टाइम कैशे में नहीं मिला मतलब फर्स्ट वाले कैशे के टाइम में नहीं मिला हिट नहीं हुआ तो हम क्या गए यहाँ पे 1 - H1 यानी कि मिस हुआ। उसके बाद H2D2 यानी कि दूसरे वाले का हिट दूसरे वाले का टाइम प्लस 1 - H2 और फिर अगर यहाँ भी नहीं मिला तो हमने क्या किया मेन मेमोरी में चेकअप किया। तो जब मेमोरी में हमने चेकअप किया तो उसके बाद हमने इस फॉर्मूले में पुट किया और फॉर्मूले को सॉल्व किया वैल्यूज पुट करके तो हमें आंसर क्या मिल गया 7.55 नैनो सेकेंड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था इस तरीके से सॉल्व होगा बस जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो क्या है फॉर्मूला फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और फॉर्मूला अगर आप गौर से देखोगे तो फॉर्मूला टफ नहीं है ये मत सोचें कि फॉर्मूला बहुत टफ है कौन याद करेगा फॉर्मूला इज वेरी वेरी इजी। सो चेक दिस वंस अगेन। So let's move on to the next question. Question है in 3D graphics which of the following statements about perspective and parallel are true? P कहता है in a perspective projection the farther an object is from the center of projection the smaller it appears. Parallel projection is equivalent to a perspective projection where the viewer is standing infinitely far away. Perspective projection do not preserve straight lines. अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है तो क्या PR ट्रू है क्या PQR क्या QR या PQ। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है और पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है तो देखो पर्सपेक्टिव क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज है तो लाइंस हमारी जाती हैं इस तरीके से एक जगह पे ये मीट होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये हमारा सेंटर होता है और इसके बाद हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाई देता है। तो ये बोल रहा है पहला पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि क्या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के केस में द फादर एंड ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन द स्मॉलर इज अपीयर्स। ये हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है ये सेंटर है तो ये बोल रहा है क्या अगर सेंटर से बहुत दूर हमारा ऑब्जेक्ट चले गया तो क्या वो हमें छोटा दिखाई देगा। हाँ स्मॉलर ऑब्वियसली अगर हम यहाँ खड़े हैं जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर तो हमें दिखाई देगा देगा नहीं देगा। तो ये क्या हो गया ऑप्शन P जो है वो तो ट्रू हो गया। अब क्योंकि ऑप्शन P ट्रू है तो C ऑप्शन तो हो गया कैंसिल आउट क्योंकि इसमें Q एंड R ट्रू बोले हैं सिर्फ। अब दूसरा देखो दूसरा है पैरेलल प्रोजेक्शन इज इक्विवेलेंट टू अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वेयर द व्यूअर इज स्टैंडिंग इन्फिनिटली फार अवे। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल क्या होता है पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है तो उसको क्या दिख रही होती है स्ट्रेट लाइंस दिख रही होती हैं ठीक है। बट अगर आप मान लो कि आप बहुत दूर खड़े हो तो आपको क्या दिखाई देगा यही दिखाई देगा कि लाइंस किस तरीके से जा रही हैं इस तरीके से जा रही हैं। जैसे आपने कभी भी रेलवे ट्रैक देखा होगा तो रेलवे ट्रैक कैसा होता है हमेशा सीधा होता है सीधा होके कभी इधर मुड़ता है कभी इधर मुड़ता है कैसे भी मुड़ता है। बट जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है वो होता तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होते हैं ना सारे सारे। बट अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होगा तो उसको क्या दिखाई देगा कि ये जो रेलवे ट्रैक है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। बट क्या असलियत में ऐसा हो रहा होता है नहीं हो रहा होता है। तो यही क्या है पैरेलल प्रोजेक्शन है बट क्योंकि यहाँ पे इंसान खड़ा है तो उसको क्या लग रहा है कि एक जगह पे मीट कर रहा है तो ये क्या हो गया पर्सपेक्टिव की तरह हो जाता है। अगर जो इंसान है वो बहुत दूर खड़ा है अगर व्यूअर जो है जो देख रहा है वो बहुत दूर खड़ा है फाइनाइट इनफाइनाइट जगह पे खड़ा है काफी दूर है तो उसको क्या लगता है कि ये बिल्कुल पर्सपेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये हमने भी अगर यहाँ पर्सपेक्टिव किया था तो पर्सपेक्टिव की लाइंस जो होती है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पे मीट
करती हैं। तो वही क्या हो रहा है हमारा पैरेलल के केस में, अगर हम बहुत दूर खड़े हैं तो ये यही बोल रहा है पैरेलल प्रोजेक्शन इज इक्विवेलेंट टू अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वेयर द व्यूअर इज स्टैंडिंग इनफाइनाइटली फार अवे। अगर कोई व्यूअर बहुत ज्यादा दूर खड़ा है तो क्या पैरेलल प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के इक्विवेलेंट हो जाता है, क्या दोनों एक समान हो जाते हैं? तो हाँ, ये केस भी बिल्कुल ट्रू है। तो अगर ये केस भी ट्रू है तो इसका मतलब हमारा पी क्यू दोनों ट्रू है, यानी कि ऑप्शन 1 भी कैंसिल, क्योंकि इसमें पी एन आर ओनली दे रखा था। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन डू नॉट प्रिजर्व स्ट्रेट लाइन्स। पर्सपेक्टिव जो होता है स्ट्रेट लाइन्स को प्रिजर्व नहीं करता है। ऑब्वियसली आपने देखा यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी जो लाइन्स हैं वो स्ट्रेट नहीं जा रही हैं। तो इससे सीधा सीधा क्या हो गया कि ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव है वो डू नॉट लिखा है कि प्रिजर्व नहीं करता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इससे हमारा ऑप्शन डी भी फॉल्स हो गया, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को समझा है और साथ में इसके हमने पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और पैरेलल प्रोजेक्शन को भी देख लिया कि क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, टीसीपी हैंडल्स बोथ कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल। S2 है, यूडीपी हैंडल्स कंजेशन बट नॉट फ्लो कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? क्या दोनों करेक्ट है, क्या दोनों कोई भी करेक्ट नहीं है, क्या S1 करेक्ट है या फिर S2 करेक्ट है? तो देखो, S1 क्या बोलता है, टीसीपी हैंडल्स बोथ कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल। तो जो टीसीपी होता है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो टीसीपी होता है उसमें कंजेशन भी होता है, कंजेशन कंट्रोल भी होता है, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल भी होता है और साथ में फ्लो कंट्रोल भी होता है। आपको पता ही है कि जो टीसीपी होता है वो क्या होता है, हमारा रिलायबल होता है। अब ये रिलायबल होता है इसलिए इसमें क्या होती है, दोनों की दोनों चीजें होती हैं, जो फ्लो भी है और कंजेशन भी है। तो S1 तो ट्रू है। अगर S1 ट्रू है तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। अब चलते हैं S2 की तरफ। यूडीपी हैंडल्स कंजेशन बट नॉट फ्लो कंट्रोल। आपको पता है जो यूडीपी होता है वो क्या होता है, अनरिलायबल होता है। अनरिलायबल प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है यूडीपी। तो क्योंकि ये यूडीपी अनरिलायबल होता है तो इसमें नॉट फ्लो कंट्रोल ये चीज तो बिल्कुल ट्रू है, बट यूडीपी हैंडल्स कंजेशन ये चीज फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यूडीपी में ना तो कंजेशन कंट्रोल होता है ना ही फ्लो कंट्रोल होता है, और इसी वजह से ये क्या होता है, अनरिलायबल होता है। तो इसी के साथ हमारी ये जो कंडीशन है ये हो गई फॉल्स। इसका मतलब बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट, ये कंडीशन हो गई फॉल्स और सीधा सीधा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो कहता है S1 तो ट्रू है बट S2 ट्रू नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बुलियन एक्सप्रेशन, ये हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है और ये बोल रहा है कि ये किसका इक्विवेलेंट है। तो अगर आप चेक करो तो इसमें इसने एक्सप्रेशन दे रखा है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। अगर आप इनमें से आप देखो तो आप क्या कर सकते हो, ये ए बी है, ये ए बी है, ये और ए बी डैश है। तो इन दोनों में से ए को कॉमन ले लो, ये बचा बी डैश प्लस बी। आपको पता होगा लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू अगर आप बी डैश प्लस बी करते हो तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ए डैश बी प्लस ए इंटू 1, और अगर किसी चीज को ए की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आता है, ए ही आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आता है, ए है ये, हाँ ए कॉमन लिया तो ए ही आता है। अब ए आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने देखा कि ये बन रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ए डैश बी प्लस ए। अब आपको पता है जो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मतलब इसको मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हो गया ए डैश प्लस ए और ये हो गया बी प्लस ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ये कि हम इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगेन इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई इनटू बी प्लस ए। अगेन किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, बी प्लस ए आ रहा है, जो हो गया
ए प्लस बी, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है। इसी के साथ अगर आप आंसर को मैच करोगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली हमने क्या किया, अपना जो एक्सप्रेशन था उसको लिखा। एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमने क्या किया, जो कॉमन आइटम था उसको हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमें पता है बी डैश प्लस बी की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो बी डैश प्लस बी की वैल्यू अगर 1 हो गई तो वो हो गया a इंटू 1। अब हमें ये एक्सप्रेशन मिला, इस एक्सप्रेशन को हमने फर्दर सॉल्व किया तो इसको हमें क्या मिल गया, फाइनल आंसर a प्लस बी। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, डिजिटल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्क्रबिंग इज। डेटा स्क्रबिंग क्या होता है? तो a process to upgrade the quality of data after it is moved into a data warehouse। क्या डेटा स्क्रबिंग, देखो नाम से समझ में आ रहा है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग का क्या मतलब है? स्क्रबिंग का मतलब है डेटा को ज्यादा अच्छे से मॉडिफाई करना, डेटा को अच्छा करना। मतलब कि आपके पास ऐसा डेटा हो सकता है जो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है आपको उस डेटा की। कितना डेटा ऐसा हो सकता है जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना ऐसा हो सकता है कि जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्क्रबिंग का क्या मतलब हो रहा है कि डेटा को अच्छा कर रहे हैं हम, इस तरीके का बना रहे हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल रहे। तो ये बोल रहा है अ प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेटा आफ्टर इट इज मूव्ड इनटू अ डेटा वेयरहाउस। अब ये बोल रहा है कि आपने क्या करा, डेटा वेयरहाउस में डाल दिया आफ्टर, मतलब डेटा वेयरहाउस में ऑलरेडी आपने डाल दिया डेटा, उसके बाद उसकी क्वालिटी को आप अपग्रेड कर रहे हो। तो क्या वो डेटा स्क्रबिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि डेटा वेयरहाउस में डालने से पहले अगर आप करते तो अच्छा रहता, बट आप ऑलरेडी उसमें डेटा डाल चुके हो, अब क्या फायदा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है अ प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेटा बिफोर इट इज मूव्ड इनटू अ डेटा वेयरहाउस। यस, ये करेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेटा वेयरहाउस में मूव करने से पहले, डेटा को मूव करने से पहले ही आप क्या कर रहे हो, उसकी क्वालिटी को अपग्रेड कर रहे हो। अपग्रेड करने का मतलब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये करेक्ट हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। अ प्रोसेस टू लीड द डेटा इन द वेयरहाउस एंड टू क्रिएट नेसेसरी इंडेक्सेस, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो हम करते ही नहीं है कि अपना जो डेटा स्क्रबिंग है उसमें इंडेक्सेस बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। A process to reject data from the data warehouse and to create necessary indexes। Again, हम ऐसा नहीं है कि indexes create कर रहे हैं कि डेटा को रिजेक्ट कर दिया और फिर जो नेसेसरी इंडेक्सेस हैं वो बनाए, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। तो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डर्टी बिट इज यूज्ड टू शो द। डर्टी बिट जो होता है वो किस लिए होता है? पेज विद लो फ्रीक्वेंसी अक्रेंस, रॉन्ग पेज, पेज विद करेक्टेड डेटा, पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू कैश मेमोरी। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जो डर्टी बिट होता है वो इसलिए ही होता है कि वो ये दिखा सके कि हमारा जो पेज है क्या वो मॉडिफाई हो गया है। जो मतलब अगर हमने अपना जो पेज है उसको हमने क्या किया, अपडेट किया, तो वो कैशे में अपडेट होगा। तो वो डर्टी बिट भी होती है यहाँ पे, वो यही दिखाती है कि हमारा जो पेज है क्या वो कैशे में तो अपडेट हो गया, क्या वो पेज पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है। अगर हो गया है तो डर्टी बिट जो होती है वो सेट हो जाती है 1 की तरफ, अगर नहीं हुआ होता है तो डर्टी बिट सेट होती है 0 की तरफ। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो पेज है क्या वो मॉडिफाई हुआ है या नहीं मॉडिफाई हुआ है। तो डर्टी बिट इसलिए ही होती है। रॉन्ग पेज के लिए, करप्टेड डेटा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। लो फ्रीक्वेंसी अकरेंस ऐसा कुछ भी डर्टी बिट के केस में नहीं होता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले PYQs और मिल सकें और आप उन्हें सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और उनको भी हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।